नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। ये आज का लेक्चर 4 है। इससे पहले वाले लेक्चर 3 में मैंने 1757 से लेकर के और 1857 की जो क्रांति है वहाँ तक के संवैधानिक इतिहास को एक एक क्रम में पढ़ाया था। आज हम 1858 से लेकर के और 1947 जब भारत को आज़ादी मिली उस क्रम के संवैधानिक विकास के इतिहास को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मटेरियल कहाँ मिलेगा, उसका जो एक प्रारूप है वो क्या होना चाहिए, कैसे अच्छे उत्तर लिखे जाएं, तो इसका कलेक्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उसमें आप एक वेबसाइट है समाहर्ता IAS academy.blogspot.com, इस पे आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ से जुड़ी हुई सामग्री मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए उसमें IR है, बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो मौर्यन आर्ट है, पाल आर्ट है, पटना कलम है, हर एक पे मतलब डिटेल में लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये जो लेक्चर है अब 1858 से लेकर के और 1947 में जो संवैधानिक विकास का घटनाक्रम है उसको प्रस्तुत करेगा। तो देखिए दोस्तों कि 1857 में आपको पता ही है कि जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि जो हमारा पिछला तरीका है शासन करने का, कहीं ना कहीं उसे चेंज करना पड़ेगा। अब वो पिछला तरीका काम नहीं आएगा। उसी क्रम में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये 1858 का एक्ट लाया गया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। और इसमें क्या हुआ विशेष? इसमें विशेष ये हुआ कि जो सत्ता थी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके अब क्राउन के हाथ में जो है आ गई डायरेक्टली जो है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो अब गवर्नर जनरल वो पोस्ट जो है समाप्त हो गया और उसके जगह जो है एक नए पोस्ट का सृजन किया गया जिसको वायसराय कहते हैं। वायसराय का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब कि क्राउन का प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वायसराय थे जो है। इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए दोस्तों? देखिए, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश कर दिया गया जो है। इससे पता है आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जो है, उसमें मेंबर्स थे जो है, तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया। और जो डुअल गवर्नमेंट की जो प्रथा थी पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम से, उसको एबोलिश कर दिया गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 1857 का जो मतलब विद्रोह हुआ, जिसको कि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसमें उसके अगर कारणों की एनालिसिस करें तो उसमें एक एनालिसिस एक ये भी उभर के आती है कि जो डलहौजी का डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ये जो सिद्धांत था कहीं ना कहीं ये बहुत ही उत्तरदायी था इस विद्रोह के लिए। तो इस 1858 के एक्ट द्वारा जो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, इसको जो है समाप्त कर दिया गया और इसमें जो है राजाओं को जो है अपना उत्तराधिकारी चुनने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसके साथ साथ ये ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक नए पद का सृजन किया गया। वहां पर जो है एक ऑफिस ऑफ एक सेक्रेटरी बनाया गया जिसके अंदर जो है जो वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये शक्तियां उसमें निहित थी जो है। और उसको जो है 15 मेंबर की एक समिति 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाया गया उस सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो 15 मेंबर की काउंसिल थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। जो सेक्रेटरी था उनके जो वो जो क्या कहते हैं कि जो एडवाइस दे रहे हैं उसको मानने और न मानने के लिए सेक्रेटरी जो है स्वतंत्र था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई जो है, और यहाँ से जो है भारतीयों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाने लगा दोस्तों। इसमें एक और जो बड़ी चीज है वो देखने को ये मिलेगी दोस्तों, कि ये मेनली जो 1858 का एक्ट था, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से रिलेटेड था, जिसको कि इंग्लैंड के द्वारा, जिसको इंग्लैंड में बैठ करके हिंदुस्तान के शासन प्रशासन को कंट्रोल करना था। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भारत के जनता के प्रति या जनता के जीवन शैली में, जनता के जो इकोनॉमिक, जो जनता का स्टेटस है उसमें कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है यही इसमें देखिए एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, हम अब अगला एक्ट देखेंगे। वो अगला एक्ट है 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indians in the administration of their country. So, 3 acts were enacted by the British Parliament that were 1861, 1892 and 1909 in pursuance of this policy of the association. कहने का मतलब है दोस्तों कि धीरे धीरे 1857 के बाद से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निरंतर महसूस किया जाने लगा कि अब बिना भारतीय लोगों के पार्टिसिपेशन के, उनके एसोसिएशन के, जो हिंदुस्तान का शासन है उसको उतने अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। पिछला जो मैंने ग्राफ बताया था दोस्तों आपको कि 1757 से लेकर के 1857 तक का, जिसमें कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जाता है, और 1833 तो उसका शिखर है, जिसमें कि सारी पावर गवर्नर ऑफ इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है जो है। तो 1857 तक सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है, लेकिन 1857 के बाद से धीरे 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 डिसेंट्रलाइजेशन का क्रम स्टार्ट होता है। कहीं न कहीं भारतीयों की भी चाहे थोड़े ही स्तर पर हो, भागीदारी को स्वीकार किया जाता है। तो इसमें जो है देखिए दोस्तों, वही एक अगला क्रम है। इसमें देखिए 1861 का जो है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, वो इसी में एक अगला कदम है। देखते हैं इसमें क्या हुआ जो है, कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका थोड़ा सा विस्तार किया गया, उसमें एक और मेंबर ऐड किया गया। पहले 4 थे, अब 5 कर दिया गया। और ये 5वां मेंबर जो था वो था आपका पब्लिक वर्क, ये 5वां जो मेंबर था, इसमें जितने भी मेंबर थे सबको एक पोर्टफोलियो दिया गया। जैसे कि एक मेंबर को होम, फिर मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। इसमें एक छठा मेंबर भी जोड़ा गया। कब? 1874 में। और ये छठा मेंबर जो था पब्लिक वर्क से रिलेटेड था जो है, लॉर्ड कैनिंग, जिनको जो है पोर्टफोलियो सिस्टम के शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इसमें जो है पूरा उस पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू कर दिया गया दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने इससे पहले ही पोर्टफोलियो सिस्टम की एक छोटे लेवल पर शुरुआत तो कर दी थी, विचारधारा रख दी थी, लेकिन यहाँ पर आकर के पोर्टफोलियो सिस्टम पूरी तरह से लागू होता है। और देखिए लेजिस्लेटिव पर्पस, देखिए दोस्तों बार बार एक आपके जहन में कंफ्यूजन आता होगा, काउंसिल 2 तरह की होती नहीं है, 2 तरह की उस समय प्रिवेल थी। पहली, एक गवर्नर जनरल या वायसराय, जब जो जैसा पोस्ट रहा हो उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल नियम कानून बनाती थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस पर विचार करके उन नियमों को लागू करना है कि नहीं करना है, जिसमें गवर्नर जनरल का जो डिसीजन था वो फाइनल था। तो उसके हिसाब से उसको आगे जो है अपना एसेंट देती थी, मतलब ये लागू होगा या नहीं होगा। तो जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है, 6 से 12 कर दिया गया।
और वो 2 साल के लिए अपॉइंट होते थे। ठीक, आउट ऑफ दीज एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं दोस्तों? नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, बाहर के, मतलब कि आउट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, जिनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं और इनका काम महज लेजिस्लेटिव फंक्शंस तक ही सीमित रहता है। ठीक है दोस्तों, ओके। देखिए यहीं से कहीं ना कहीं जो है भारतीयों की लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई जो है। यही जो ये जो काउंसिल का विस्तार हुआ, इसमें भारतीय मेंबर थे और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है भारतीयों के लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया। ये कौन लोग थे जिनको शामिल किया गया? ये राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा पटियाला थे और सर दिनकर राव ग्वालियर के। तो ये 3 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो है इंडियंस का लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। अब देखिए दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस मतलब इससे पहले आपने पढ़ा था कि 1833 जो कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का अपना चरम उत्कर्ष था, उसमें जो अलग जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, उनसे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए गए थे, लेकिन इसमें उनको उनके लेजिस्लेटिव पावर्स जो है दे दिए गए। ठीक है दोस्तों, और ये प्रोसेस धीरे 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 बढ़ता ही गया। प्रांतों को ऑटोनॉमी देने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रम है, धीरे धीरे बढ़ता ही गया और 1937 में ये ऐसे रूप में आया कि प्रांतों को काफी हद तक स्वायत्तता दे दी गई। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति दी गई। तो दोस्तों यही वो एक्ट था 1861 का, जिसमें वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। और ये कब तक वैलिड होता था ऑर्डिनेंस? 6 महीने तक के लिए। और दोस्तों आज भी जरा ध्यान से गौर से देखिए तो कहीं न कहीं जब हम अपने संविधान को देखते हैं तो वहाँ भी राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करते हैं और वो ऑर्डिनेंस भी 6 महीने तक वैलिड होता है, लेकिन उसकी भी कुछ अलग प्रक्रिया होती है कि हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस से उसको पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसका रूट कहाँ पे मिलता है? यहीं पे मिलता है। तो ऐसे ही विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना है, आपको खोजना है कि जो हमारा संविधान है ये कहाँ से, किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। एक लंबी प्रक्रिया है। कहने के लिए तो लोग आसानी से कह देते हैं कि ये टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं से कट और कहीं से पेस्ट करके इसको बना दिया गया है। नहीं दोस्तों, ये पढ़ के आपको लगता होगा कि ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। कई 100 सालों में धीरे धीरे संविधान इवॉल्व हुआ है, तब जाकर के एक संविधान हमारा तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी संख्या को बढ़ा दी गई, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स उनकी मेजॉरिटी अभी बरकरार थी। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब वो जो गवर्नमेंट के मेंबर्स थे जो है, मतलब जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो जब चुने जाते, वो उनको नॉमिनेट किया जाता था तो उनको ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। और जो सरकार से बाहर के लोग होते थे उनको जब नॉमिनेट किया जाता था तो वो नॉन ऑफिशियल कहा जाता था। तो देखिए इसमें नॉन ऑफिशियल की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अगला जो कार्य है कि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो भूमिका थी उसको बढ़ाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे
उनको जो है प्रश्न पूछने का बजट पर प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई। देखिए, इससे पहले का जो एक्ट था 1861 का, उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो बजट पे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें वो छूट दी गई कि आप बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन पहले का नोटिस देना होगा आपको। लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? मान लीजिए कि बजट पे आपने कोई प्रश्न किया, अब उस प्रश्न से मान लीजिए उत्तर देने वाले ने आपको कोई उत्तर दिया, अब पुनः आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न से, उस उनके उत्तर से रिलेटेड, मान लीजिए कोई डाटा या फैक्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किया, उसमें आपको कोई चीज लग रही हो कि ये चीज फिर से पूछना है, तो वो सुविधा अभी नहीं दी गई, आगे चल के मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अब और आगे बढ़ाया गया। मेंबर्स कहाँ से नियुक्त होकर आने लगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार, ये लोग भी अपने जो है मेंबर भेजने लगे चुन करके। कहाँ पे? प्रोविंशियल काउंसिल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय द्वारा कुछ सदस्यों को, जो कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, वो जो है उनके रिकमेंडेशन पे भेजा जाता था। उसके अलावे द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चेंबर्स, ये लोग भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जो है कहने का मतलब है कि एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में ही कहें, लेकिन इलेक्शन जैसा कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा यहाँ पे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट ना इलेक्शन शब्द का यूज करें, ना कर सकें, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।